अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमने हफ्ते को भी इसको डिस्कशन में लाए, लेकिन उस वक्त जारी नहीं हुआ था ऑर्डिनेंस जो कि सेनेट इलेक्शंस की ओपन बैलेटिंग से मुतालिक है। लेकिन हफ्ते की शाम को ये जब जारी हुआ, इसकी मज़ीद तफसीलात आई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिस्कस हुआ, इसको चैलेंज भी किया गया JUIFA की जानिब से, बल्कि इसके ऊपर बड़ी लंबी तवील बहस भी हुई है। मुतनाज़ बन गया है सदारती ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर आज लंबी तफसीलन डिस्कशन करेंगे जनाब। अपोजिशन इससे मुतल्लिक मौक़िफ़ अपनाती है कि ये बदनीयती पर मबनी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है जो इतनी उजलत में जारी किया गया है सदारती ऑर्डिनेंस। साथ ही साथ पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं, उनको भी ज़ेर बहस लाएंगे। हुकूमत इससे मुतल्लिक कहती है कि जी ये जो ओपन बैलेटिंग का सिस्टम हुकूमत लेके आ रही है और उसके लिए इनिशिएटिव्स कर रही है, इसका साथ ना देकर अपोजिशन आया हो गई है। इनकी जो नीयत है सियासत में पैसा चलाने की, वो सामने खुलकर आ गई है। अब जो तमाम तर सूरत हाल बन रही है, इसको हमने डिस्कस करना है। यही दोनों मौक़िफ़ होंगे कि किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वजन है, अपोजिशन के या हुकूमत के। अपने एनालिस्ट से ये पूछेंगे। साथ ही साथ जो कानूनी इसमें पेचीदगियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे अपने एनालिस्ट से। और ऑब्वियसली इसकी जो सियासी बयानबाजी चल रही है और पॉइंट स्कोरिंग दोनों जानिब से हो रही है, उसमें किसकी बात में ज़्यादा वजन है, ये भी जानेंगे। पैनल पर आज हमें इसके लिए ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, मुनीब फारूक साहब और रसूल बख्श रईस साहब। बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि अपोजिशन कहती है जनाब गैर आइनी गैर कानूनी है, ये ऑर्डिनेंस और उजलत में लाया गया है। हुकूमत कहती है कि वाज़े हो गई है जो नीयत है अपोजिशन की इस ऑर्डिनेंस को ना सपोर्ट करके या इस तरमीम को ना सपोर्ट करके। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? रीमा उमर साहिबा, सबसे पहले कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो कि ऑब्जेक्शंस भी उठाई जा रही हैं इस ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक, वो ज़रा आपसे क्लियर करना चाहेंगे। ये बताइए कि क्या ऑर्डिनेंस पहले से तैयार कर लेना, जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस या इसके ऊपर एडवाइस ज़ेर समात है, इसको मशरूत किया गया, उससे ऑब्जेक्शन आ रही है, दबाव डालने के मुतरादिफ है, क्या आप समझती हैं इस मुतालबे में वज़न है? और एक और बात जो हमने हफ्ते को डिस्कस की, वो भी चाहते हैं ज़रा आप वाजे कर दें। ऑर्डिनेंस की मियाद 120 दिन होती है, तो क्या ये ऑर्डिनेंस सिर्फ इस इलेक्शन के लिए काबिल अमल होगा और फिर आगे क्या होगा? जी, शुक्रिया लीना। सबसे पहले लीना, अगर आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है उसको आइन के में देख लें, आर्टिकल 89 है, वो साफ कहता है कि नेसेसरी होना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए और पार्लियामेंट सेशन में नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत को तो सबसे पहले ये दिखाना है कि इस ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या थी इस वक्त इस तरह की तरमीम के लिए, जबकि पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल इससे मिलता जुलता जो है वो डिस्कस हुआ था। तो अगर आपने इसका आईनी देखना है, इसकी बेसिस, तो फिर आप आर्टिकल 89 और सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के हवाले से नहीं, ये हुकूमत जिस तरह गवर्नेंस ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कर रही है उन सब पे ये चीज जो है वो मेरा ख्याल है अप्लाई होती है। दूसरी चीज जो आपने पूछी, इसको मशरूत करना, अब हुकूमत कहती है हमें ये ऑर्डिनेंस लानी पड़ी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, 11 फरवरी को स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट उससे एक दिन पहले फैसला कर देती है तो हमारे पास वक्त ही नहीं होना था बाद में कानून साजी करने का। मुझे तो बहुत ही कमजोर उनकी ये आर्गुमेंट लगती है। देखिए लीना, आपके पास अगर ऑर्डिनेंस तैयार है, आपने कौन सा कानून साजी करनी है? ऑर्डिनेंस तैयार है, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है आपके हक में कि हाँ आप इलेक्शंस एक्ट की तरमीम से कर सकते हैं प्रोसीजर तब्दील, तो आप तो चंद मिनट्स में ही ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते थे। आपको उसके बाद क्या इंतजार करने की जरूरत है? तो आप तब तक इंतजार कर लेते। अच्छा, दूसरा, ये ऑर्डिनेंस अपनी इस शक्ल में अभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट पेपर्स जो है वो छाप सकती है? क्या वो ओपन एंड आइडेंटिफाइबल होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन को तो अभी नहीं मालूम। इसके अलावा कल को इलेक्शन कमीशन को अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी देती है कि ये ऑर्डिनेंस से आप कानून साजी कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं इलेक्शन के सिस्टम में, आगे रूल्स बनने हैं। ये सिर्फ 2 सेंटेंसेस से आप इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कैसे सेट कर सकते हैं? और रूल मेकिंग पावर जो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो अभी ये बहुत के बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, इसलिए हमने अब ये प्रोमलगेट की है। मुझे इसकी सेंस नहीं समझ आती। अब जो तीसरी इसमें बात आती है कि क्या कंडीशनल हो सकती है ऑर्डिनेंस या नहीं। अब ये तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप चैलेंज कर लें और हम इस पे फैसला कर देंगे। मेरा ख्याल है इसमें लीगैलिटी से ज्यादा गैर जमहूरी अमल लगता है, डेस्परेट अमल लगता है। तो मैं इसकी कानूनी, तो मेरा ख्याल है दोनों आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं।
कुछ होते हैं कंडीशंस जिसमें आप कंटिंजेंट लेजिस्लेशन बना सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक उनकी कॉन्टेक्स्ट होता है। मेरा नहीं ख्याल वो यहाँ पे अप्लाई करता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी आपको अभी करने की। आप इंतजार, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना नहीं पास हो सका, लेकिन आप इंतजार तो करते सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन से पहले। फिर आपने पूछा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालता है कि नहीं। प्रेशर पे तो मैं नहीं कहूंगी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो कंट्रोवर्शियल जरूर हो गई है लीना। और हमारे मुल्क में यही अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल मामलात आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। और उसमें मजीद इजाफा किया है हुकूमत ने हेयरिंग के दौरान एक ऑर्डिनेंस पास करके, जिसने उसकी इम्प्लीमेंटेशन मशरूत कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन पे। तो कंट्रोवर्शियल तो जरूर होता है सुप्रीम कोर्ट का रोल। तो कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन कानूनी तौर पर कोई कबाहत नहीं है, यही कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ उसमें दोनों मत पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ये तो अगर हम इसको चैलेंज करेंगी कोई जमातें या लोग और अदालत की तरफ से फैसला आएगा, मुझे इसमें दोनों नजर आते हैं। लेकिन मेरी नजर में ये जो आर्टिकल 89 है, जो प्रेसिडेंट को हक इख्तियार देता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सके, उसके जो मयार है, उसकी जो कंडीशंस दी गई हैं, मेरी नजर में ये उस पर पूरी ही नहीं उतरती। वैसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस से कानून साजी करें। अच्छा, एक आपने नुक्ता बड़ा अच्छा उठाया है, ओपन एंड आइडेंटिफाइबल वोट जो इसमें चेंज की गई है, उसके ऊपर मैं आपके पास जरा बाद में आती हूँ, पहले सबकी राय में जान लूँ। मजहर अब्बास साहब, आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? किसके मौकिफ में ज्यादा जान लगती है आपको? देखिए, पहली चीज तो ये कि 2017 में जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे तो 20 के करीब एमपीएस खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो उन पे इमरान खान और पीटीआई को शक था कि इन्होंने अपनी वफादारियां बेची हैं, और उन्होंने कहा भी इस बात को, और उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल कायम की कि उन्होंने 20 के एमपीएस को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में उनको उसके नतीजे में आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। लेकिन 2018 से अब 2021 आ गया है, 2.5-3 साल में आप ये लेजिस्लेशन क्यों नहीं किया आपने? उसकी क्या वजह है? और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है चेयरमैन सेनेट के, ऑपोजिशन की मेजॉरिटी होते हुए भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाता है। ऑपोजिशन को तो छोड़ें, जो उनके सेनेटर्स ने अपनी वफादारियां बेची होंगी, इंटरेस्ट किसका सर्व हुआ? क्या इमरान खान ने ये मॉरल पोजीशन ली कि जो पीएमएलएन और ऑपोजिशन के सेनेटर्स बिके हैं, किसी ने तो खरीदे होंगे, कोई तो होगा। उसके बाद चले हो गया वो अमल, उसके बाद लेजिस्लेशन ऑपोजिशन के साथ बैठ के करते। ये ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगता है कि ये, देखिए, एक वजह बज़ाहिर लग रही है कि खुद पीटीआई को सबसे ज्यादा खौफ है कि उसके एमपीएस बिक जाएंगे। पीटीआई को सबसे ज्यादा ये खौफ है कि पंजाब में कुछ गड़बड़ हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ गड़बड़ हो सकती है। सिंध में इत्तलात हैं कि उनके 3-4 एमपीएस जो हैं उनको जो है वो अपनी वफादारियां तब्दील कर लेंगे। तो एक फियर फैक्टर है अपनी जगह, लेकिन इस फियर फैक्टर के नतीजे में आपने किया क्या? आपने पहले जो है, सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली आपने। अभी एडवाइस आई नहीं है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए। उसके बाद आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो कुछ भी हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा आई, उसके बाद आप सदारती रेफरेंस ले आए, सदारती ऑर्डिनेंस ले आए। उस ऑर्डिनेंस को आपने मशरूत कर दिया, एक के बाद एक गलती। अब गालिबन 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने डेट फिक्स की है। इम्कान इस चीज का है कि 10 फरवरी को शायद जो है वो किसी किस्म का इस तरह का ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि अगर 11 फरवरी को नॉमिनेशंस हैं तो ऐन मुमकिन है कि इंटरम शायद कोई ऑर्डर आ सकता है, 10 फरवरी को एडवाइस आ सकती है। तो हर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी तो अदालत में खड़े होकर कह दिया ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, ऑपोजिशन के मसाइल हो सकते हैं, अपनी जगह है, ऑपोजिशन का कंडक्ट अपनी जगह। लेकिन क्या ये आखिरी सेनेट का इलेक्शन है कि इतनी जल्दबाजी? अगर आप एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन। और फिर 2018 से पहले 2016 में चेयरमैन वो सेनेट कमेटी ऑफ द होल ने सारी रिकमेंडेशन अगर आप उठा के देख लें तो वो ओपन बैलेट के हक में थी, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया था उसके अंदर। यहां आप एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में, और दूसरी तरफ सेनेट
चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस भी नजर आती हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी के सब हक में है, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो है वो पूरा वज़ा होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, इसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ इरशाद भट्टी साहब। जैसे हम पहले भी इस पैनल पे बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि इंतखाबात में ट्रांसपेरेंसी के सब हक में है, लेकिन हुकूमत इसके लिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए जो तरीका कार अपना रही है, उससे सारा मामला मुतनाज़ हो गया है। पहली बात तो ये है कि रीमा साहबा ने जो टेक्निकल वजूहात उठाई उस पर हुकूमत को एक मुफ्त मिल गए सारा इतना कुछ एक प्रोग्राम में, उस पर ज़रा गौर करें। दूसरी बात यह है कि मज़हर साहब की बात 100% ठीक है कि खौफ है बिकने का, MPs के बिकने का, MNAs के बिकने का, लेफ्ट राइट के होने का, मगर ये खौफ ख़त्म नहीं करना हमने कि इस खौफ को जारी रखना है। आज PTI को खौफ होगा, कल पीपल्स पार्टी को खौफ होगा, परसों मुस्लिम लीग नून को खौफ होगा। और 2.5 साल में क्या तरीके इंसाफ इस काबिल थी कि कोई वो तरमीम ले आती जितनी उनकी मेजॉरिटी है? ऑर्डिनेंस आइन पर हमला है, बदनीति पर मबनी है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इसके बाद कोई साहिब उठेंगे और उठकर कहेंगे ये पार्लियामेंट पर हमला है। इसके बाद कोई सोया सोया जागा बोलेगा ये सिविलियन सुप्रीमेसी पर हमला है। इसके बाद कोई जमहूरी खांसता हुआ बोलेगा ये जमहूरियत पर हमला है। फिर ये मोहम्मद बिन कासिम का हमला बनेगा, फिर सुल्तान महमूद गजनवी का हमला बनेगा, आखिर पर कुठपुतली निज़ाम का हमला, साजिशी हमला, वोट को इज्जत दो पर हमला। हमले हमले हमले, कोई काम कर लो हमले होते जाएंगे, कीड़े निकल आएंगे सारे। बात चली कहाँ थी, चली कहाँ से थी बात, पहुंची कहाँ पे बात? कभी ये सोचा है? दोनों पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के मिसाके जमहूरियत में है, सेनेट ओपन किया जाए, बैलेट ओपन बैलेट किया जाए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तरीके इंसाफ तीनों डसे हुए हैं इस बात पे कि तीनों की हॉर्स ट्रेडिंग हुई सेनेट पे, तीनों के जमीर जागे। हम यहां बैठकर कल तक मुजम्मतें कर रहे थे, ओए ओए सेनेट में ये हाल हो गया है। ओ खुदा के लिए बताओ, सेनेट में ये हाल हो गया। अच्छा, फिर हुकूमत की ख्वाहिश है ओपन बैलेट हो। इस बार काबीना में बात हुई, सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन लेने का फैसला हुआ, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा, उन्होंने कहा ओपन बैलेट तब आ सकती है तो आईनी तरमीम लाई जाए। आईनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत के पास मेंबरान नहीं, अपोजिशन ने साथ देने से इनकार कर दिया। हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आई, कहा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी तरमीम के हक में आया, मुखालफत में ना आया तो ठीक, वरना ऑर्डिनेंस वापस। अगर ऑर्डिनेंस वापस ना भी हो तो ये सुप्रीम कोर्ट पर कैसे हमला हो सकता है? ये बदनीति कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कैसे पड़ सकता है? जान लग रही है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट भला किसी के दबाव में आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, ना आएगी। लिहाजा अपोजिशन की मंतक फजूल है, फजूल मंतक है। इस मामले पर इस वक्त हुकूमती मौक़िफ़ में वजन है और हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है। अपोजिशन की मंतक फजूल है, ये मुनीब साहब के पास सवाल लेके जाते हैं। मुनीब साहब, कहा यही जा रहा है कि अपोजिशन बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है। एक जानिब तो कहती है जी हम शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी या ओपन बैलेट के हक में भी हैं, लेकिन दूसरी जानिब फिर मुखालफत भी करते हैं और इस तरह से लेके आते हैं नुक्ते उठा के जिसमें दरमियान में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो। तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो उसका कानूनी पहलू है वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक रीमा उमर साहबा ने बता दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि कानून और सियासत का एक वो ताल्लुक़ तो बहुत गहरा होता है, और हुकूमत की जानिब से अगर आप देखिए, पहले चलें ये प्रपोज़ करना, मैं तो इसके हक़ में हूँ, वाकई ये सीक्रेट बैलेट नहीं ओपन बैलेट होना चाहिए, क्योंकि अब अपोजिशन के पास वो सियासी चेहरा तो है नहीं कि इसको छुपा सके, क्योंकि वो ख़ुद इसके हक़ में एक ज़माने में PMLN 2015 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो भी यही कहते रहे। उसके बाद भी PMLN जब तहरीक अदम एतबार डिफीट हुई तो एहसन इकबाल साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ऑल दिस कि जी बड़ा ओपन बैलेट होना चाहिए क्योंकि बड़ी चोर बाजारी होती है। सो वो तब तो रिकॉर्ड के ऊपर है। सो अपोजिशन के पास मेरे ख्याल में इस मामले के अंदर इतनी कोई फेस सेविंग नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें जो हुकूमत की जानिब से की गई हैं, सबसे पहले तो ये कि आपने अगर प्रपोज़ करना है आप बिल्कुल करें, इसको टेबल करें, जो कानून साजी का तरीका होता है। ऑर्डिनेंस लाना, अभी जो कुछ देर पहले भी आर्टिकल 89 का जिक्र रीमा उमर साहिबा ने किया, आप उसको देखें और उसके देखिए बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, लिखा गया है,
एक तो होता है जो लेटर हम पढ़ते हैं, एक तो होता है उसका स्पिरिट भी होता है, आपने उसका देखना होता है कि उसके अंदर एक नेसेसिटी या एजेंसी का जो एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है। और अगर हम सियासी बहस को या रेटरिक को या बयानबाजी को साइड पे भी रखते हैं तो ये करने की आपको क्या ज़रूरत पेश आई है। दूसरी बात ये कि ये दबाव वाली बात मैं नहीं समझता कि दबाव ये नहीं होता किसी ने खुदा न खास्ता किसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी ने खुदा न खास्ता डंडे बरसाने हैं। दबाव ये होता है कि आप कुछ सियासी मूव्स ऐसी करते हैं जो कि बहुत मैनिपुलेटिव होती हैं। उनका इम्पैक्ट ये होता है कि आप किसी एक इदारे को दूसरे इदारे को एक ऐसी पोजीशन के अंदर खड़ा कर रहे हैं जहां पर वो ईदर वेज उसको किसी न किसी मामले के अंदर एक साइड या पोजीशन लेनी होगी। दूसरी बात यह है कि जो रेफरेंस जब आपने दायर कर दिया, आपने अपनी इंटेंट को जाहिर कर दिया है। जब आपकी इंटेंट जाहिर हो गई, आप यू हैव कम आउट क्लीन इन द सेंस कि जी हम बड़ा ठीक काम करने जा रहे हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर मांग लिया है, वो जो भी करेंगे सब ठीक है, फेयर इनफ हो जाएगा। ये करने से मैं समझता हूँ एक जो एलिमेंट है कि जो हुकूमत है वो पार्लियामान का जो तकद्दुस है उसको खुद इसलिए पामाल करती है क्योंकि ये याद रखिए कि आर्टिकल 89 प्रेसिडेंट के पास बेशक आईनी इख्तियार है, बट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट और दैट डज नॉट गिव एन इम्प्रेशन ऑफ अ गुड लॉ मेकिंग। वो अर्जेंसी के अंदर किया जाता है या बड़ी कोई जैसे कहते हैं ना, कोई अन्नी डल गई हो तो आपने कोई ऐसा काम करना होता है, कोई इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये जो किया गया है मैं इसे मैनिपुलेटिव समझूंगा और ये कानूनी जो जितनी भी मुशगाफियां हैं उनको सामने रखते हुए अगर आप देखें, इट इज़ नॉट समथिंग गुड। पीटीआई खुद ऑर्डिनेंसेस को कंडेम करती रही है अब माजी के अंदर सेवरल इंस्टांसेस। वो कहते रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत है, जी ये पार्लियामेंट की जो सारी कार्रवाई उसे डिफीट करता है। मुनीब साहब अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना कि अगर बाद में जारी होता शेड्यूल की डेट गुजरने के बाद तो बड़े मसाइल हो सकते थे, वो उसको इस तरह से कवर करते हैं। देखिए मैं अर्ज ये करूंगा कि अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री कर देती है हुकूमत के सारे मामले से तो क्या नतीजा निकलेगा, वो दोबारा सीक्रेट बैलेट से ही होंगे। आपने मैंने कहा ना सियासत के अंदर पोजीशनिंग या वो चीजें आपने करनी है, आपने अपनी इंटेंट जाहिर करनी है। एक चीज मैं जरूर एंडोर्स करना चाहूंगा जो मजहर अब्बास साहब ने कही कि शायद हुकूमत को ये लगता है कि शायद उसकी सफ़ों के अंदर ऐसे MPs हैं अक्रॉस दी पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खास तौर पे या इवन सिंध असेंबली के अंदर जो कि शायद दगाबाजी करेंगे या धोखा दे देंगे, शायद इसको बचाने के लिए। और जो लैंग्वेज भी लिखी गई है वो पार्टी हेड वाली, वो जो उसके अंदर क्लॉजेस के अंदर जो ऐड किए जा रहे हैं। हम ये जो सियासी अंदाजा लगा रहे हैं ना सियासी बिसात पे, ये रसूल बख्श रईस साहब ने बड़ी पहले एक पेशगोई की थी और उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि जी इसका फैसला जो भी आए, जिस भी तरफ ये ऊंट बैठे, लेकिन चित भी हुकूमत की पट भी हुकूमत की। रसूल बख्श साहब, अब जो ऑर्डिनेंस ले आए हैं ये बड़ा मुतनाज़ हो गया है, अब हुकूमत के ऊपर भी थोड़ा सा बैकलैश आ रहा है, अब कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? देखिए मैं समझता हूँ कि दोनों जानिब लगता यही है कि बदनीयती है कि पहले मैं हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करता हूँ कि इसके ऊपर बहस ये नहीं है कि आज हो रही है, इस मसले पर बहस पिछले 20 साल से हो रही है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी और सियासी जमातों के दरमियान भी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आइन को सही मानों में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत बड़ी पेशरफ्त थी कि दो बड़ी जमातों ने उस पर इत्तेफाक किया। मैं उसको बहुत अहमियत देता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को। उसके मुताबिक काम आगे चलते तो जाहिर है कि जमहूरियत पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत होती। अब दोनों बड़ी जमातें जो इस वक्त चोर कर रही हैं, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। फिर ये कहना कि पार्लियामान में बहसो तमहीस नहीं हुई, तो ये तो एक मुतफिका तौर पर करारदाद या उसका मसवदा मौजूद है जिसमें कि तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट होना चाहिए। और तीसरी बात आप ये देख लें कि कौन सी सियासी जमात है, हिज़्ब इख्तिलाफ की हो या तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ के तो 20 बिके हैं, निकाला है उनको, कि जिनके अराकीन बिके नहीं। तो मुझे यह बताइए कि जमहूरियत में जो हम लोग एतमाद करते हैं और यकीन रखते हैं कि इससे बेहतर निज़ाम नहीं है, तो उसको मजबूत करने के लिए सेनेट ईवान बाला, जिसमें के 6 साल आपकी मुद्दत है वहां पे रहने की, टेन्योर है, क्या वहां पे खरीदो फरोख्त करके लोगों को बैठना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। अब हम हुकूमत की तरफ आते हैं। हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है, नीयत ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कि जब आप तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए हैं तो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं लगता।
अच्छा, ये तरीकाकार पे ना, तरीकाकार से मुतल्लिक की थोड़ी तिश्नगी है। मैं चाहती हूँ रीमा से एक और कानूनी नुक्ता है, इन्होंने बड़ा अच्छा उठाया, मैं वो भी जरा पूछ लूँ। रीमा, अभी जैसे अभी आपने बात की ओपन और इनआइडेंटिफाइबल वोट की, जो प्रोवाइजोज में लिखा भी गया है कि ये चेंज किया गया है, लेकिन इसका तरीकाकार क्या होगा? आज अदालत में भी ये बात जेर बहस आई और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्या वोटिंग सीक्रेट होगी, बैलेट बवक्त ज़रूरत फिर पार्टी सरबराहान या कोई खुलवा सकेगा, शनाख्त हो सकेगी? तो क्या ये वाज़ेह हो सका है इस अमेंडमेंट से कि एग्जैक्ट तरीकाकार क्या होगा वोटिंग का? जी अलीना, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे हैरत होती है कि ये हमने ज्यादा बात ही नहीं इस पे की पिछले 4 हफ्तों में, जब सेनेट इलेक्शन की प्रोसीजर की तब्दीली की बात हो रही थी। हमें लगता है या सीक्रेट बैलेट होता है या ओपन बैलेट होता है, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सी और ग्रे एरिया है और यही तो हुकूमत को बताना था कि वो किस तरह का ओपन बैलेट चाहते हैं। मजहर साहब ने, और पहले मैंने भी इसके बारे में बात की है, सेनेट कमेटी ऑफ द होल ने सीक्रेट बैलेट ही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि पार्टी हेड्स जो हैं वो देख सकते हैं कि उनके मेंबर्स ने किसको वोट दिया है। अच्छा, भारत में प्रोसीजर क्या है? बहुत दिलचस्प डिफरेंस है अलीना। वहां पे आप अपना वोट कास्ट करने से पहले पार्टी हेड को दिखाते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, फिर आप उसको कास्ट करते हैं। अगर आप नहीं दिखाते, आपका वोट इनवैलिड हो जाता है। अगर आप किसी और को दिखाते हैं तब भी आपका वोट इनवैलिड हो जाता है। तो एक तरह से सीक्रेसी है, लेकिन पार्टी हेड की सिर्फ वहां तक ओपननेस है। अच्छा, वहां पे तो ये आजाद उम्मीदवारों पे कैसे अप्लाई होगा? हमारे यहाँ तो बड़ा किरदार आजाद उम्मीदवारों का। एग्जैक्टली। अब हमारा जो उन्होंने किया है, सबको अगर ओपन एंड आइडेंटिफाइबल है तो वो सबके लिए है, लेकिन देख सिर्फ पार्टी हेड सकते हैं। ये इसमें हमें मजीद तफसील की जरूरत है, डिटेल की जरूरत है, और वो अगर इलेक्शंस एक्ट की तरमीम में आपने नहीं किया तो रूल्स में करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि भारत के लिए भी तो टाइम दरकार होगा। मकसद नहीं, बिल्कुल। अच्छा अलीना, और मकसद देखिए, हम लोग, मैं ओपननेस की तरफ हूँ, लेकिन ये तो इसलिए है ना कि अगर आप किसी पार्टी टिकट पे आप आए हैं तो आपको अपनी पार्टी की तरफ लॉयल्टी, लेकिन इंडिपेंडेंस जो है वो अपना नाम क्यों लिखें? उनके लिए ओपन और आइडेंटिफाइबल क्यों हो? तो ये सवालात हैं। ठीक है, एक छोटी सी मैंने ब्रेक ली, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, सवाल दूसरा भी अपना डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने का जो ऑर्डिनेंस है वो मुतनाज़ हो गया, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, दरमियान में एक और चीज़ भी है। अभी मरियम नवाज साहिबा ने हाल ही में एक तकरीब में खड़े होकर कहा कि जी सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। DGISPR को आज बाकायदा बयान देना पड़ा। एक बार फिर उन्होंने कहा जी फ़ौज को सियासत में मत घसीटें, अगर कोई सबूत है तो फिर पेश करें, सामने लेके आएँ। जहाँ तक DGISPR साहब की बात है तो वो तो सबूत देना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया है अगर कोई सबूत है तो लाएं। और जहाँ तक मरियम नवाज साहबा की बात है तो उन्हें अपना फ़ोन नंबर बदल लेना चाहिए। फ़ोन नंबर बदल लें और किसी को ना दें ताकि आइंदा फ़ोन कॉल्स ना आए। अच्छा, तो जो ये जो एक मज़े की चीज़ मुझे लग रही थी वो ये थी कि यानी पार्टी हेड जो पार्टी हेड है वो डिक्टेटर और बन जाएगा। ये सेनेट का यानी वोट दिखाकर पार्टी हेड का जरा अपना वोट दिखाना, पार्टियों में और डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मैं ओपन बैलेटिंग के हक में हूं, इस चोर बाजारी ना हो। सेनेट का क्या था, सेनेट बड़ों का एक ऐवान है और बड़ों के ऐवान में हार्स ट्रेडिंग हो और एक आप वो बिकें और मेंबर बिकें तो वो तो शर्म की बात है, तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे पार्टी में डिक्टेटरशिप बढ़ जाएगी, यानी एक कोई मजाल किसी की कि वो हर कोई अपना वोट दिखाता पड़ेगा, वफादारियां दिखाता पड़ेगा पार्टियों में, और डिक्टेटरशिप पार्टी हेड और बड़ा डिक्टेटर बन जाएगा। ये से रिलेटेड है लेकिन किसी और तरफ निकल जाती है फिर, वरना मुझे जो मैं हक में हूं। ठीक है, अब भट्टी साहब मेरे उस सवाल का जवाब दे दे। DGISPR जो ये कह रहे हैं और उनको बार बार ये दोहराना पड़ रहा है, तो ये हुकूमती रवैये की वजह से, हुकूमत जिस तरह से चीज़ों को डील कर रही है उस वजह से, या फिर अपोजिशन जिस तरह बार बार ये सब कुछ कह रही है, आप क्या समझते हैं? मैडम शेख, एक हिस्ट्री है हमारे मुल्क की 73 साल तारीख, उसमें और दूसरी हमारे सिविल तीन मार्शल लॉ हैं। उसके बाद इदारों की वो जो काम अपने अपने दिखाए गए काम हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन एक और भी है दायमी बदगुमानी,
दायमी बदगुमानी ये है कि किसी को अगर बेमौसमा फ्लू भी लग जाए तो वो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। हाँ, और सर में दर्द हो जाए तो कहते हैं कि आज जेड़ा सालन पकाया सी ना ए किधरों खरीद के लियांदा सी, ये साजिश है, इसके पीछे कुछ है। तो ये दायमी बदगुमानी है। ये दायमी बदगुमानी के मरीजों को DGISPR 101 मरतबा कह दें, कोई अफाका नहीं होगा, ये ऐसे ही मरीज रहेंगे और मर्ज में मुब्तला रहेंगे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अच्छा, ये जो आखिर में भट्टी साहब ने बात की है, तो मैं भट्टी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक मुलाकात वो चौधरी परवेज इलाही से कर लें, एक मुलाकात वो MQM पाकिस्तान से कर लें, एक मुलाकात वो PSP से कर लें, तो उनको पता चल जाएगा कि ये दायमी नहीं है मसला। दूसरी बात देखिए, उन्होंने भट्टी साहब ने शुरू में, क्योंकि मेरे नाम लेके उन्होंने बात की थी, अभी रीमा ने बात की ना, सेनेट कमेटी ऑफ द होल का यूनानिमस था, यानी जिस पर इत्तेफाक राय था, इसमें PTI को कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। इसमें कोई आपको 2/3 में, आपको जब एक कमेटी यूनानिमसली जिसमें PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, ये सब लोग मौजूद थे, उस चीज को आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कन्वर्ट करना था। लेकिन आपने चूंकि आके आस्तीने चढ़ा के एकदम जंग का ऐलान कर दिया था, तो आपको अमेंडमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं थी। फिर सेनेट के जब चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, उस वक्त भी ये तरीकेकार उससे पहले अडॉप्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो इसमें ये मसला नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी तो अब भी नहीं थी जब आपने अमेंडमेंट मूव की, तो अब क्यों मूव की फिर अमेंडमेंट? आज से 2 साल पहले क्यों नहीं मूव? मैडम शेख, आज से 1 साल 1.5 साल पहले क्यों नहीं की? फिर इसी के अंदर चेयरमैन सेनेट में जो सीक्रेट बैलेट होगी, उसमें क्या पैसा नहीं चल सकता? और जब नॉमिनेशन सेनेटर्स को नॉमिनेट किया जाता है, क्या उसमें पैसा नहीं चलता? इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है। मैं तो पहले दिन से ओपन बैलेट बेहतर करने की जरूरत, ठीक है, लेकिन जो तरीकेकार है उसके अंदर जो है वो नियत का फतूर नजर आ रहा है। इसलिए आप नहीं चाह रहे मैडम शेख, जब आप शुरू में अमेंडमेंट करके ये कहते हैं कि हमें एक्सपोज करना है कि कौन लोग किसके साथ हैं, तो इसका मतलब ये कि आप सिर्फ ये करना चाहते थे और कुछ नहीं। ठीक है, वही जो डिबेट हम उस वक्त से कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक वाक़या पेश आया। कचहरी में वकला के गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए चेम्बर्स गिराने के खिलाफ वकला पुरतशद्दुद हो गए, एहतजाज किया, जजेस के जो ब्लॉक थे उसके शीशे तोड़ दिए, नारेबाजी की, और इसकी वजह से जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी महसूर होकर रह गए अपने चेम्बर्स में। इससे कबल भी वकला इस तरह के काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं, तोड़ फोड़ कर चुके हैं, अपना पुरतशद्दुद तरीके से एहतजाज का तरीका अपना चुके हैं। तो वकला को इस तरीके से फ़ायदा क्या मिलेगा, हम अपने एनालिस्ट से ये पूछना चाहते हैं। मुनीब फारूक साहब, देखिए, फ़ायदा तो क्या मिलना है, ये बड़े शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं। बदकिस्मती से वकला बरादरी के अंदर इस तरह का जो एक प्रैक्टिस है, ये मैं इसको सिर्फ आपको इतना बता दूं कि एक ज़माना था जब ये इफ्तिखार चौधरी साहब की ये जो रेस्टोरेशन की मूवमेंट चल रही थी, तो अब वो टेलीविज़न पे नहीं आते। जैसे तारिक महमूद साहब, उन्होंने एक दफ़ा बात की थी कि हमने वकला को चैम्बर्स से तो निकाल कर सड़कों पर ले आए, इन्हें वापस भेजना भूल गए। अब एग्जैक्टली आप देख लीजिए, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। अभी कुछ अरसा पहले, तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 1 साल हुआ है, ये जो लाहौर PIC का वाक़या हुआ, उसके पीछे कौन था? वो भी वकला थे। अब आज उनका जो अपना इंस्टीट्यूशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने वहाँ उसको नहीं बख्शा कि वो, अब वल्लाह आलम वो जो चेम्बर्स गिराए गए वो कानूनी थे या गैर कानूनी थे, लेकिन जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई वो तो गुंडों और बदकिस्मती से ठगों वाली है, वो कोई कानून से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। रसूल बख्श साहब, देखिए, आप एक दफ़ा यहाँ ज़िला कचहरी जो बनी हुई है F8 मरकज़, वहाँ जाके देख लें। कई दफ़ा मैं गया हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, तकरीबन मुझे जाते हुए 40 साल हो गए हैं, वो ज़माना भी देखा है। आज जो बच्चों के खेलने के ग्राउंड हैं, उनके ऊपर वकला ने कब्जा करके अपने चैम्बर्स बनाए हुए हैं, फुटपाथ के ऊपर बनाए हुए हैं, पार्किंग लॉट के ऊपर बनाए हुए हैं। सिर्फ चैम्बर्स नहीं बनाए हुए, कुछ ने चैम्बर्स बना के किराए के ऊपर दिए हुए हैं। मैंने जाके वहाँ पे तफ्तीश की है, इंक्वायरी की है। फिर यह है कि कुछ लोगों ने घर बनाए हैं और वहां पे रह रहे हैं। ये कहाँ कानूनियत, ला कानूनियत अगर
ये अदालतों के इर्द गिर्द बैठे हुए, और वो लोग जो अदालतों में कानून की बुनियाद पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उनका अगर रवैया ये हो तो फिर कानून की हुक्मरानी कहाँ रहेगी। और वो इतना ताकतवर हो चुके हैं कि सीरीए कमिश्नर, हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद के हैं, कोई भी उनके ऊपर हाथ नहीं डालता। उनको पुष्ट पनाही सियासी जमातों की है, उनको पुष्ट पनाही बड़े बड़े इदारों की है, और एक वाकया नहीं है, कोई शहर खाली नहीं जहां पर के वोकला के कब्जे ना हो। ये नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर ये इनके जो इंतखाबात होते हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस बात की तायद भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं। ये तो देखें, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये चीज रीमा उमर साहिबा से पूछना चाहती हूँ, रसूल बख्श साहब, ठीक है, मैं चीज रीमा से पूछना चाहती हूँ। रीमा, ये इस तरह से ये मुजाहिरा, इस तरह दबाव डालकर पैगाम क्या जाता है? पैगाम यही जाता है लीना कि कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, जो उसके कस्टोडियंस हैं वही उसको नहीं मानते। तो मेरा नहीं, पाकिस्तान में वैसे भी आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? यही वजूहात हैं। क्या कॉन्फिडेंस हम लोगों में डालते हैं अगर हमारे अपने वुकला इस तरह का बिहेवियर करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मेरा ख्याल है इस्लामाबाद जो काउंसिल है उसकी तरफ से भी मजम्मत नहीं की गई, जब अब तक तो नहीं की गई, बल्कि कहा गया है कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुना जाए, वरना इसी तरह एहतजाज रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कुछ गलत है वुकला का सड़कों पे आना या वुकला का एहतजाज करना, अगर उनके ग्रीवेंसेस हैं उनके बारे में बात करना। लेकिन जिस तरह का उन्होंने आज जो कोर्ट में किया है और लोग जस्टिस को इंटिमिडेट करने की कोशिश की है, अब अदालतें बंद हो गई हैं, उनका काम बंद हो गया है, ये तो बिल्कुल बहुत नाइंसाफी है। लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहेगा इस निजाम पे। ठीक है जी, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, एक जुमला मज़हर साहब का कि मज़हर साहब को वो मैंने कहा कि मैंने बताया था कि ये हिस्ट्री है, MQM से पूछ लें, पीपल्स पार्टी से पूछ लें, तहरीक इंसाफ से पूछ लें, मुस्लिम लीग नून से पूछ लें, हिस्ट्री मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दायमी बदगुमानी भी मौजूद है। दूसरी बात मैडम शेख, अभी ये चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर साहब तबाह हाल बल्दियाती निज़ाम, तबाह हाल जमहूरियत और तबाह हाल मीडिया पर जल कुड़ रहे थे और कह रहे थे कि मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं है। इनका सब कुछ सर आंखों पर। इनसे दरखास्त है कि निज़ाम इंसाफ पर भी, अब अपने निज़ाम इंसाफ पर यानी अपने घर पर भी एक नज़र, यहाँ भी आइडियल सूरत हाल नहीं। अमरीकी वर्ल्ड जस्टिस मंसूबे या प्रोग्राम के मुताबिक 128 ममालिक में इंसाफ फरामी में पाकिस्तान 120वें नंबर पर है। लाखों मुकदमे पेंडिंग है, दादे के मुकदमे पोते भुगत रहे हैं, मखलूक खुदा रुल रही है, और ऊपर से ये वकला गर्दी है। ये इस्लामाबाद, ये जो रईस बख्श रसूल साहब सही कह रहे हैं, बच्चों के पार्क पर कब्जा है। और किसी देख लें, बाप चैम्बर में बंद कर देना, गालियां देना, लॉक कर देना, बाइकआउट करना, ठुड्डे मारना, जजेस को मारना, थप्पड़ मारना, ये सारा वो भुगत रहे हैं जो तहरीक की। ठीक, मजहर अब्बास साहब। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, ये ब्लैक कोट फाशिज्म है। देखिए, अब हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है लॉयर्स में, और खासतौर पे पोस्ट 2007 में, ये जो बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स मेंबर्स बनाती हैं, हमारे यहाँ वोटर्स बनाए जा रहे हैं, मेंबर्स नहीं बनाए जा रहे। हम जब तक इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे कि कौन मेंबर हो सकता है, जिसने LLB की डिग्री उठा ली उसको आपने खट से आपने मेंबर बना दिया। तो आप मेंबर जब बनाते हैं ना, जब आप वोटर्स बनाते हैं तो फिर आप उन वोटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप मेंबर बनाते हैं तो फिर आप एक पोजीशन लेते हैं। और बदकिस्मती से ना इफ्तिखार चौधरी साहब ने, ना साकिब निसार साहब ने, जब तक एक पोजीशन कोर्ट्स नहीं ले, भले 6 महीने कोर्ट बंद हो जाए, लेकिन इन लोगों को जो फाशिस्ट हैं, जो अटैक करते हैं, फिजिकल वायलेंस करते हैं, जजेस को मारते हैं, चेंबर्स बंद कर देते हैं, उनके साथ क्या बातचीत करेंगे आप? पहले तो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल कंडेम करें इस एक्ट को। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जहां आपका जी चाहे आप उठा लें। बैंक्स किनको लोन नहीं देते? बैंक्स जो है वो लॉयर्स को लोन नहीं देते, जर्नलिस्ट को लोन नहीं देते, डॉक्टर्स को लोन नहीं देते। लोगों ने घर रेंट पे देने छोड़ दिए हैं,
इन उसमें हमें मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ जर्नलिस्टों की जो कंडक्ट है, हमने भी वोटर्स बनाने शुरू कर दिए। हम भी ये नहीं देखते कि भाई कोई ये वाकई कहीं प्रैक्टिस करता है या नहीं करता, ये वाकई किसी प्रॉपर प्रोफेशन में है या नहीं है, उसमें जिसके पास कार्ड आ गया में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ठीक है जी, ओके जी, आपसे इजाजत लेंगे, वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया आज प्रोग्राम में। कल मुलाकात होगी नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज।